नमस्कार, वी द वुमेन चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपकी दोस्त और कानूनी सलाहकार अंकिता। हम बात कर रहे थे सेक्सुअल हरासमेंट एट द वर्क प्लेस की और आज जिसका पार्ट 3 हम कंटिन्यू करेंगे। पार्ट 3 में हम बात करेंगे कि अगर आपके साथ वर्क प्लेस पे कोई सेक्सुअल हरासमेंट होता है तो आप किस तरह कंप्लेन कर सकती हैं और कहाँ कंप्लेन कर सकती हैं। यहाँ कुछ बातों को ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पार्ट 2 में मैंने आपको बताया था इंटरनल कमेटी और लोकल कंप्लेंट कमेटी के बारे में। यहाँ इन दोनों जगहों की इम्पोर्टेंस पता चलती है। अगर आपके साथ कोई भी दुर्व्यवहार होता है तो पहली चीज़ विदिन 3 मंथ यानी 3 महीने के अंदर और इन राइटिंग आप इंटरनल कमेटी या अगर आपके केस में इंटरनल कमेटी लागू नहीं होती तो आप लोकल कंप्लेंट कमेटी के पास अपनी शिकायत दर्ज करेंगी। इसमें ये 2 बातें बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी जो कंप्लेन हो वो राइटिंग में हो और इंसिडेंट के 3 महीने के अंदर हो। कई बार ऐसा होता है कि कंप्लेनेंट किसी फिज़िकल इनकैपेसिटी या मेंटल इनकैपेसिटी के कारण अपनी कंप्लेन नहीं कर सकता। मान लीजिए आपको कोई परेशानी है फिज़िकली कि आप फिज़िकली खुद लिख के कंप्लेन नहीं कर सकते या आप किसी प्रकार के मानसिक तनाव से गुज़र रहे हैं और आप इस हालात में नहीं हैं कि आप अपनी कंप्लेन खुद कर सकें, तो क्या हो सकता है। तो अगर आप फिज़िकल इनकैपेबल हैं यानी आप शारीरिक रूप से अस्वस्थ हैं तो आपके स्थान पे कंप्लेन कौन कौन कर सकता है। वह या तो आपका दोस्त हो सकता है या आपका कोई रिश्तेदार हो सकता है। आप स्टेट कमीशन ऑफ वुमेन या नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन के ऑफिसर के थ्रू भी अपनी कंप्लेन दर्ज करा सकती हैं। चौथा, कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसको उस घटना के बारे में पता हो वह आपके कंसेंट से, आपकी स्वीकृति से एक लिखित कंप्लेन फाइल कर सकता है। दूसरी जो कैटेगरी है जो आपको खुद कंप्लेन करने से रोक सकती है वह है आपकी मेंटल इनकैपेबिलिटी, यानी अगर आप मानसिक रूप से अस्वस्थ हैं या किसी अन्य दुविधाओं के कारण आप अपनी कंप्लेन खुद नहीं कर सकती, तब आपकी कंप्लेन कौन कौन कर सकता है। उसमें या तो वो आपका रिश्तेदार हो या तो वो आपका दोस्त हो या वो आपका साइकाइट्रिस्ट हो या वो आपका गार्जियन हो और जिसे आपने यह स्वीकृति प्रदान की है कि वो आपके बिहाफ पे कंप्लेन फाइल कर सके, या कोई भी ऐसा आदमी जिसे उक्त घटना के बारे में ज्ञात है और आपकी स्वीकृति के साथ वह एक रिटन कंप्लेन इस कमेटी के सामने आपके बिहाफ पे रख सकता है। तीसरी जो कंडीशन है कि अगर आप खुद से अपनी कंप्लेन फाइल नहीं कर सकती तो वह है इन केस ऑफ डेथ यानी मृत्यु के कारण। अब इस केस में कौन आपकी शिकायत दर्ज कर सकता है, तो आपके जो लीगल हेयर है यानी आपका स्पाउस, आपके बच्चे या आपका गार्जियन या पेरेंट्स, अगर इनकी स्वीकृति मिल जाए तो वो व्यक्ति जिसको इस घटना के बारे में पता है वह आपके बिहाफ पे आपके तरफ से शिकायत कर सकता है। पर हाँ, यह जो स्वीकृति है यह लिखित रूप में होनी चाहिए। चौथा जो एलिमेंट है इसका कि कोई अन्य कारण, यानी इन तीनों के अलावा फिज़िकल इनकैपेबिलिटी, मेंटल इनकैपेबिलिटी और डेथ के अलावा कोई और भी कारण हो सकते हैं। इनके अलावा कोई कारण है जो कि कंप्लेनेंट को, शिकायतकर्ता को रोकता है शिकायत करने के लिए, तो कौन शिकायत कर सकता है। इस केस में कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसे घटना के बारे में ज्ञात हो वह शिकायतकर्ता के लिखित स्वीकृति के साथ उसके बिहाफ पे कमेटी के सामने शिकायत दर्ज कर सकता है। अगली जो इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है कि आप कंप्लेन में क्या क्या लिखोगे। जो सबसे पहला स्टेप होता है वह होता है कंटेंट ऑफ द कंप्लेन, यानी जो भी चीज़ें आपके कंप्लेन या एफआईआर में लिखी गई हैं वही बेस होता है जिस पे आपका केस पूरा बिल्डअप होता है। तो आप जब भी अपनी कंप्लेन लिखें पूरी सावधानी पूर्वक लिखें और इन बातों का ध्यान रखें कि उनमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। तो इसमें सबसे पहले जो आपकी चीज़ होनी चाहिए डेट ऑफ इंसिडेंट, यानी जिस तारीख को आपके साथ कोई दुर्व्यवहार हुआ। दूसरा टाइम ऑफ इंसिडेंट, यानी घटना किस समय आपके साथ हुई। तीसरा डिस्क्रिप्शन ऑफ द इंसिडेंट, यानी उस घटना का एक एक विवरण, पूरा विवरण, जिस तरह जिस प्रकार कैसे कैसे घटित हुआ, यह सारी चीज़ें। चौथा
किसके खिलाफ आप ये शिकायत कर रही हैं, वह उसके साथ आपका रिलेशनशिप क्या है। मतलब यह है कि जैसे आप किसी भी वर्क प्लेस पे काम करते हैं तो वहाँ दो तरह के लोग होते हैं। एक होता है आपका एम्प्लॉयर, यानी जो आपका मालिक है, जिसने आपको काम दिया है। दूसरा होता है एम्प्लॉई, और वही आपका कोवर्कर भी होता है। तो जो इंसिडेंट ये घटता है, ये इन्हीं दो प्रकार से घट सकता है, यानी या तो आपके और आपके एम्प्लॉयर के बीच की यह घटना हो, या आपके या किसी अन्य एम्प्लॉय के बीच की यह घटना हो। तो यह चीज़ जब भी आप अपने कंप्लेन में लिखेंगी तो इसको पूरी तरीके से मेंशन करेंगी कि आपके और कथित रिस्पोंडेंट, यानी जिसके खिलाफ आप शिकायत दर्ज कर रही हैं, उनके बीच का रिलेशनशिप क्या है। तो ये जो चारों चीज़ें मैंने आपके कंप्लेन के अंदर लिखने को बताई, इनका अपना महत्व है और इनका विवरण ही पूरा केस बिल्डअप होने में सहायता करता है। तो ये चारों चीज़ें मैं एक बार फिर आपको रिपीट करा देती हूँ कि ये क्या क्या होनी चाहिए। पहला, डेट ऑफ द इंसिडेंट। दूसरा, टाइम ऑफ द इंसिडेंट। तीसरा, डिटेल ऑफ द इंसिडेंट। और चौथा, रिस्पोंडेंट एंड योर रिलेशनशिप विद द रिस्पोंडेंट। ये चारों चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपके कंप्लेन में साफ साफ लिखी हुई होनी चाहिए। अब हम नेक्स्ट स्टेप की बात करते हैं। आपने कंप्लेन तो फाइल कर दिया, अब आगे क्या होगा। तो कोई भी कंप्लेन फाइल होने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो है इंक्वायरी। तो अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो उसका जैसा सर्विस रूल्स है उसके हिसाब से उसके ऊपर इंक्वायरी बैठेगी, और अगर कोई प्राइवेट फर्म में है तो जो प्राइवेट फर्म्स के रूल्स हैं इंटरनल कमेटी के, उसके अनुसार उसके ऊपर प्रोसीडिंग्स चलाई जाएंगी। अब लेकिन अगर कोई ऐसी जगह है जहाँ पे यह दोनों रूल लागू नहीं होते हैं, जैसे कि हमारे डोमेस्टिक वर्कर्स, यानी हमारे जो भी सर्वेंट्स हैं, हमारे जो घर में हमारी सहायता करते हैं कामकाज में, या कोई अनऑर्गेनाइज सेक्टर, वो क्या करेंगे। ऐसी स्थिति में जो लोकल कमेटी होगी, और अगर एकदम प्रेमा फेसाई यानी कंप्लेन देख के ही तुरंत यह अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि विक्टिम के साथ कुछ सेक्सुअल हरासमेंट हुआ है, जो लोकल कमेटी है वह यह केस विदिन 7 डेज 7 दिनों के अंदर पुलिस को देगी, और पुलिस इस पे आईपीसी की धारा 509 या और भी जो रेलेवेंट सेक्शंस हैं उनके अंतर्गत एफआईआर दर्ज करेगी। इसके बाद यह एक क्रिमिनल प्रोसीडिंग हो जाएगी, और क्रिमिनल प्रोसीडिंग के अनुसार इस पर आगे इंक्वायरी चलेगी। पर अगर यह इंक्वायरी अभी आपके डिपार्टमेंटल स्टेज पे है तो क्या क्या हो सकता है। ड्यूरिंग इंक्वायरी क्या क्या रिलीफ मिल सकती हैं, वह इस प्रकार है। आपका यह रिस्पोंडेंट का ट्रांसफ़र किया जा सकता है किसी और वर्क प्लेस पे। दूसरा, शिकायतकर्ता महिला को 3 महीने की लीव यानी छुट्टी प्रदान की जा सकती है, पर यह जो छुट्टी होगी यह एडिशनल छुट्टी होगी, यानी आपके सर्विस रूल के अकॉर्डिंग जो लीव मिलती है यह लीव उसमें इंक्लूड ना होकर एडिशनल लीव होगी। तीसरा, कमिटी को और अगर कोई ऐसा लगता है कि कुछ और भी रिलीफ के रूप में आपको दिया जा सकता है, वो आपको रिलीफ के रूप में मिल सकता है। अब हम बात करेंगे कि एज अ कंप्लेंट आपके कुछ राइट्स होते हैं। वो राइट्स क्या हैं, जिसमें पहला है कि आपको एक ऐसा माहौल दिया जाए जहां आप बिना किसी भय के अपनी कंप्लेन करने में सक्षम हो। आपका वर्क प्लेस इस प्रकार का हो जहां अगर आपको किसी के खिलाफ शिकायत करनी हो तो आपको किसी भी प्रकार के डर का सामना ना करना पड़े। आपने जिसके खिलाफ शिकायत की है उसके सारे स्टेटमेंट्स, उसके विटनेस के स्टेटमेंट्स, लिस्ट ऑफ एविडेंस, यानी जो भी उसने कहा है इंक्वायरी के सामने अपनी बातें बोली हैं, जो उसके सपोर्टिंग विटनेस हैं यानी उसके जो सपोर्टिंग गवाह हैं, जो उसकी तरफ से गवाह हैं, उन्होंने जो जो बातें कही हैं, और जो शिकायतकर्ता ने जिसके खिलाफ शिकायत की है उसने जो जो अपने सपोर्ट में यानी अपनी बातें प्रूफ करने के लिए जो एविडेंस दिए हैं, कंप्लेनेंट को उसकी कॉपी मिलना उसका हक है। तीसरी सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जो कंप्लेनेंट है उसकी जो आइडेंटिटी है, उसकी जो पहचान है, पूरे प्रोसेस के थ्रू गुप्त रखी जाएगी। चौथा, इंटरनल कमेटी या लोकल कंप्लेंट कमेटी की यह ड्यूटी है कि अगर कोई औरत क्रिमिनल प्रोसीडिंग यानी वह पुलिस के पास जाके इंसिडेंट के खिलाफ एफआईआर करना चाहती है तो वह कमेटी उसको पूरा सपोर्ट करेगी। पांचवा, अगर
कंप्लेनेंट को रिस्पोंडेंट से यानी शिकायतकर्ता को जिसके खिलाफ शिकायत की गई है उससे किसी भी प्रकार का भय है या यह डर है कि वह किसी भी प्रकार शिकायतकर्ता को गुमराह कर सकता है, तो जिसके खिलाफ शिकायत की गई है उसकी एब्सेंस में अपनी स्टेटमेंट कमेटी के सामने रखना, अपनी बात कमेटी के सामने वह रख सकती है बिना उसकी किसी उपस्थिति के। पांचवा है राइट टू अपील, यानी अगर कमेटी के न्याय से शिकायतकर्ता संतुष्ट नहीं है तो इसे यह पूरा हक है कि वह कोर्ट या ट्रिब्यूनल में जाके कमेटी के जजमेंट के खिलाफ अपील कर सके। अब जिस तरह कंप्लेनेंट की राइट्स होते हैं वैसे ही रिस्पोंडेंट के भी राइट्स होते हैं, यानी जिस तरह शिकायतकर्ता के अपने हक होते हैं उसी तरह जिसके खिलाफ शिकायत की गई है उसके भी अपने हक होते हैं। अब उसके हक कौन कौन से हैं, जिसमें उसका पहला हक है कि जो कमेटी है वह बिना किसी प्री कंसीव्ड माइंड के, यानी बिना पहले से ही यह सोचे कि वह गिल्टी है, उसको अपराधी नहीं घोषित कर सकती। दूसरा, कंप्लेनेंट यानी शिकायतकर्ता ने जो भी एविडेंसेस, जो भी विटनेस या जो भी स्टेटमेंट्स दिए हैं, यानी उसने जो भी बयान, जो भी सबूत और जो भी गवाह दिए हैं उनकी लिस्ट भी शिकायत जिसके खिलाफ की गई है यानी रिस्पोंडेंट को उसकी कॉपी मिले। तीसरा, जिस प्रकार शिकायतकर्ता की आइडेंटिटी परिचय गुप्त रखना आवश्यक है उसी तरह किसके खिलाफ शिकायत की गई है उसकी भी आइडेंटिटी परिचय गुप्त रखना आवश्यक है। चौथा, अगर जिसके खिलाफ शिकायत की गई है वह भी इंटरनल कमेटी या लोकल कंप्लेंट कमेटी के जजमेंट से खुश नहीं है तो उसको भी ये अधिकार है कि वह इस जजमेंट के खिलाफ अपील कर सकता है। अब कंप्लेन के बाद इंक्वायरी रिपोर्ट कैसे बनती है या इंक्वायरी कमेटी के क्या क्या स्टेप होते हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। पहले हम स्टेप्स जानते हैं। पहला स्टेप है रिसिप्ट ऑफ कंप्लेन यानी शिकायत मिलना। दूसरा है प्लानिंग, फिर आता है इंटरव्यू, चौथा आता है रीजनिंग, पांचवा आता है एनालिसिस, फिर छठवां आता है रिपोर्ट। अब हम पहले स्टेप की बात करते हैं यानी रिसिप्ट ऑफ कंप्लेन। जब किसी भी कमेटी को कंप्लेन मिलती है यानी शिकायत मिलती है तो वह क्या करता है, पहले तो कंप्लेन को एक्नॉलेज किया जाता है। दूसरा, जो कंप्लेनेंट है, जो शिकायत करता है, उससे बात की जाती है, उसका व्यू लिया जाता है, उससे पूरा डिटेल पूछा जाता है फॉर्मली और इनफॉर्मली, यानी एज अ फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट या इनफॉर्मल बातचीत की तरह कि पूरी घटना का सार क्या है या पूरी घटना का डिटेल क्या है। इसके बाद जो कमेटी होती है वह रिस्पोंडेंट से उसका रिस्पॉन्स लेती है, यानी जो इसके खिलाफ शिकायत की गई है वह उससे पूछती है कि आपके खिलाफ शिकायत की गई है, अब इस बात पे उनका क्या कहना है। इसके बाद जो स्टेप आता है, दूसरा स्टेप यानी प्लानिंग। इस स्टेप में एक फ़ाइल प्रिपेयर की जाती है जिसमें कंप्लेनेंट के सारे स्टेटमेंट लिखे जाते हैं और उसको कंसिडर किया जाता है कि यह जो कंप्लेन है इसे आगे बढ़ानी है या नहीं बढ़ानी है। इसके बाद हमारा शुरू होता है तीसरा स्टेप जो कि है इंटरव्यू। इसमें हम कंप्लेनेंट और रिस्पोंडेंट यानी शिकायतकर्ता और जिसके खिलाफ शिकायत की गई है दोनों की बातें, उनके समर्थन में जो उन्होंने विटनेस दिए हैं, जो गवाह दिए हैं, उनकी बातें और अपने अपने समर्थन में जो जो उन्होंने एविडेंस यानी सबूत पेश किए गए हैं उनको देखा जाता है। इसके बाद आता है चौथा स्टेप जिसे कहते हैं रीजनिंग। इस स्टेप में जो कमेटी है वह सारे सबूतों, गवाहों और बयानों को कंपेयर करती है, एक टाइमलाइन बनाती है कि कब कौन सी चीज़ें किस किस तरह घटित हुई। सारे सबूतों, गवाहों और बयानों को उनकी सिमिलैरिटीज़ और नॉन सिमिलैरिटीज़ के बीच उनकी समानता व असमानता के तथा तथ्यों के अनुसार पे विचारित किया जाता है। इसके बाद जो स्टेप आता है वह है फाइंडिंग और रिकमेंडेशन का, यानी इन सारे सबूतों, बयानों और गवाहों को मद्देनज़र रखते हुए ऐसी कौन कौन सी चीज़ें कमेटी के सामने आई हैं वह यह चीज़ें रिकमेंड करती है, वह यह चीज़ें लिखती है। इसके बाद जो फाइनल स्टेप आता है वह रिपोर्ट। जो चीज़ें सामने आई हैं उनके बेसिस पे क्या रिपोर्ट बनती है, यानी क्या लास्ट आउटकम है इंसिडेंट को लेके, इसमें रिस्पोंडेंट गिल्टी है या नहीं, और अगर गिल्टी है
वह ऐसे कौन कौन से पॉइंट हैं जिनके आधार पे उन्होंने जिसके खिलाफ़ शिकायत की गई है या चीज़ें शिकायत सिद्ध करती हैं, यह सारी चीज़ें रिपोर्ट में लिखी जाती हैं। यहाँ पे एक चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ये जो पूरी इंक्वायरी का प्रोसीजर है ये 90 दिनों के अंदर पूरा होना ज़रूरी है। रिपोर्ट फाइल हो गई, अब क्या होगा? रिपोर्ट फाइल होने के बाद दो चीज़ें होंगी, या तो शिकायतकर्ता गिल्टी होगा या शिकायतकर्ता गिल्टी नहीं होगा। अगर शिकायतकर्ता गिल्टी होता है तो उसे कौन कौन सी सज़ाएं, कौन कौन सी पेनल्टी या उसको कौन कौन से कंपनसेशन देने पड़ेंगे, यह हम पार्ट 4 में डिस्कस करेंगे। और अगर वह गिल्टी नहीं होता है या उसके खिलाफ़ गुनाह सिद्ध नहीं होता है तो वह फ्री माना जाएगा। लेकिन अगर शिकायतकर्ता को ऐसा लगता है कि वह इंटरनल कमेटी के इस रिपोर्ट से खुश नहीं है, जिसके खिलाफ़ शिकायत की गई थी वह गुनाहगार है, तो वह इसके आगे कोर्ट में या ट्रिब्यूनल में जैसा उसके सर्विस रूल हैं उसके अनुसार अपील कर सकती है। और अगर उसने क्रिमिनल प्रोसीडिंग फाइल की है, यानी अगर उसने FIR फाइल की है, तो जिस प्रकार कोर्ट की प्रोसीडिंग अपील्स की होती है वह उनके अनुसार उस जजमेंट के खिलाफ़ अपील कर सकती है। जिस प्रकार शिकायतकर्ता को यह राइट है कि वह अपील कर सके अगर जिसके खिलाफ़ शिकायत की गई है उसे गिल्टी नहीं साबित किया गया है, उसी तरह रिस्पोंडेंट यानी जिसके खिलाफ़ शिकायत की गई है उसको भी यह राइट है कि वह अपील कर सके कोर्ट या ट्रिब्यूनल में अगर उसको गिल्टी साबित कर दिया गया है। पर इन दोनों केसेस में जो टाइम ऑफ अपील है, यानी जिस दिन इंटरनल कमेटी की रिपोर्ट आई या लोकल कंप्लेंट कमेटी की रिपोर्ट आई, उसके 90 दिनों के अंदर अपील फाइल होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज के वीडियो में हमने बात की कि अगर किसी के साथ वर्क प्लेस पे सेक्सुअल हरासमेंट होता है तो उसमें कंप्लेंट किस तरह की जा सकती है, और कंप्लेंट करने के बाद इंक्वायरी के क्या क्या स्टेप्स हैं, और इंक्वायरी की डिटेल यानी किस किस तरह से इंक्वायरी की जाती है, इसको हमने डिस्कस किया। अगले पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कि गिल्टी या नॉन गिल्टी होने पे क्या क्या पेनल्टी एंड कंपनसेशन है, और अगर हमें इंक्वायरी के डिटेल में नहीं जाना और हम इस चीज़ को कंसिलिएशन यानी आपसी समझौते से इस कंप्लेंट को ख़त्म करना चाहते हैं तो क्या क्या प्रोसीजर है, इसको हम अगले पार्ट में लेंगे। तब तक के लिए लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। नमस्कार।